हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हॉर्नबिल बुक जो है आपकी उसका लेसन 3 ले लेते हैं। इट इज डिस्कवरिंग टुट द सागा कंटिन्यूज। सागा मीन्स अ लॉन्ग स्टोरी विद इवेंट्स एंड इंसिडेंट्स। तो इसमें एक इजिप्ट का एक किंग हुआ करता था, टूटनखामेन। ही डाइड वेरी यंग, अराउंड 19 इयर्स की एज में उसकी डेथ हो गई थी और बड़ी मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में उसकी डेथ हुई थी। तो उसका रीजन नहीं पता कि डेथ का, और स्पेकुलेशंस ये लगाई जा रही है, गेस ये किया जा रहा है कि मर्डर किया गया था उनकी फैमिली का और उसका। तो उसके लिए उसकी मम्मी को एक्सट्रैक्ट, इजिप्ट में आपको पता है कि पहले लोग मम्मी बनाकर डेड बॉडी की और उसको बरी किया करते थे। तो टूटनखामेन की भी मम्मी को एक्सट्रैक्ट किया गया अराउंड आफ्टर अराउंड 3000 इयर्स ऑफ हिज डेथ। 3000 साल के बाद उसकी मम्मी को एक्सट्रैक्ट किया गया और उसका पूरा सीटी स्कैन हुआ, उसको स्कैन किया गया रीजन फाइंड आउट करने के लिए कि उसकी डेथ किस तरह से हुई थी। उसी के बारे में ये लेसन है कि जब उसकी मम्मी को निकाला गया, क्या हुआ, कैसे हुआ और क्या-क्या फाइंडिंग्स थी। He was just a teenager when he died, the last heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries. He was laid to rest, laden with gold and eventually forgotten. Since the discovery of his tomb in 1922, the modern world has speculated about what happened to him, with murder being the most extreme possibility. Now, leaving his tomb for the first time in almost 80 years, Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death and provides precise data for an accurate forensic reconstruction of the boyish pharaoh. pharaoh जो है वो किंग को कहा करते थे इजिप्ट में एंशियंट टाइम में। तो इसका जो टूम है, जो रेस्टिंग प्लेस है, वो डिस्कवर किया गया था 1922 में। और उसके बाद इसकी बॉडी को निकाला गया, मम्मी को निकाला गया और उसका सीटी स्कैन करवाया गया पूरा, ताकि फाइंड आउट किया जा सके कि इसकी डेथ किस तरह से हुई थी। क्योंकि एक डाउट ये था कि मर्डर हुआ था और अ, उनकी फैमिली को वाइप आउट कर दिया गया था। क्योंकि उनकी फैमिली जो थी वो रूलर थी इजिप्ट की और कई सेंचुरीज तक उन्होंने रूल किया था और बड़ी पावरफुल फैमिली थी एंड वेरी रिच फैमिली। और आपको पता है जैसे कि मम्मीज जब पहले मम्मीज रखी जाती थी, बरी की जाती थी, तो उनके साथ बहुत सारा सामान रख दिया जाता था, बहुत सारी ऑर्नामेंट्स, गोल्ड और खाने पीने की चीजें उनके साथ उनको बरी किया जाता था, बिकॉज द इजिप्शियंस बिलीव्ड इन आफ्टर लाइफ। वो पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे इजिप्शियंस, और वो सोचते थे कि डेथ के बाद भी इंसान जब पुनर्जन्म लेगा, दोबारा जन्म लेगा, रीबर्थ होगा उसका, तो उसे ये सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो वो कॉफिन में बहुत सारा सामान रखकर बरी किया करते थे। An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings. Cemetery is the resting place, Shamshan Ghat जिसे कहते हैं. Dark-bellied clouds had scudded across the desert sky all day and now were veiling the stars in casket grey. It was 6 p.m. on 5th January 2005. The world's most famous mummy glided headfirst into a CT scanner brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3300 years ago. तो 6 पीएम को इवनिंग में 5 जनवरी 2005 को उसकी मम्मी को निकालकर और सीटी स्कैनर जो मशीन होती है उसमें डाला गया टू फाइंड आउट द रीजन फॉर हिज डेथ, उसकी बॉडी को। और ऑथर कह रहे हैं कि उस टाइम पे बहुत अजीब सा वेदर हो गया था। एंग्री विंड स्टर्ड अप घोस्टली डस्ट डेविल्स, क्योंकि वहां पे बहुत सैंडी प्लेस है इजिप्ट में, डेजर्ट्स होते हैं और डस्ट बहुत होती है वहां पर। तो उस टाइम पे शाम को बहुत तेज हवाएं चल रही थी और डार्क क्लाउड्स थे वहां पर आसमान में, और स्टार्स जो थे वो सारे छुप गए थे तो बहुत ही स्ट्रेंज सा वेदर हो गया था, घोस्टली वेदर हो गया था उस टाइम।
All afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped rock cut tomb some 26 feet underground to pay their respects. तो बहुत से लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे और जो उसकी टूम जो था वो अराउंड 26 फीट अंडर द ग्राउंड था। 26 फीट ग्राउंड के नीचे उसका टूम बनाया गया था। टूम होता है मज़ार, जो रेस्टिंग प्लेस होता है और वहाँ पर टूरिस्ट जो हैं वो उसको देखने आए हुए थे। They gazed at the murals on the walls of the burial chamber and peered at Tut's gilded face, the most striking feature of his mummy-shaped आउटर कॉफिन लिड। अब जो उसका कॉफिन आउटर कॉफिन था उसके लिड पर भी उसका फेस जो था वो बनाया गया था। Some visitors read from guidebooks in a whisper, others stood silently, perhaps pondering Tut's untimely death in his late teens or wondering with a shiver if the pharaoh's curse, death or misfortune falling upon those who disturbed him was really true। अब वहां पे लोग बहुत से लोग ये भी सोच रहे थे कि ऐसा एक कर्स चलता है, एक कर्स, एक सेइंग है, एक श्राप है कि जो भी इसको मम्मी को डिस्टर्ब करेगा उस पर डेथ या मिसफॉर्च्यून उसका किस्मत खराब होगी या उसको उसके ऊपर डेथ आ सकती है। तो पीपल सम पीपल वर गेटिंग सुपरस्टिशियस आल्सो कि मम्मी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। The mummy is in a very bad condition because of what Carter did in the 1920s, said Zahi Hawass, Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities, as he leaned over the body for a long first look. Carter, Howard Carter, that is, was the British archaeologist who in 1922 discovered Tut's tomb after years of futile searching. Its contents, though hastily ransacked in antiquity, was surprisingly complete. They remained the richest royal collection ever found and have become part of the pharaoh's legend. अब हावर्ड कार्टर जो है वो था ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट जिसने सबसे पहले 1922 में टूट का टोम को डिस्कवर किया था। ये क्वेश्चन आता है कई बार आपके एग्जाम में, हु डिस्कवर्ड द टूट टोम? So it was Howard Carter, a British archaeologist, and he discovered it in 1922. अब जब उसका टूम डिस्कवर हुआ तो क्या क्या मिला? Stunning artifacts in gold, their eternal brilliance meant to guarantee resurrection, caused a sensation at the time of the discovery and still get the most attention. But Tut was also buried with everyday things he would want in the afterlife: board games, a bronze razor, linen undergarments, cases of food and wine. अब जब उसकी मम्मी डिस्कवर हुई तो कॉफिन में बहुत सारा गोल्ड था, बहुत सी गोल्ड की चीजें थी और उसके साथ ही साथ बहुत सी ऐसी चीजें जो उसको आफ्टर लाइफ में पुनर्जन्म में जरूरत होगी, जैसे बोर्ड गेम्स, ब्रॉन्ज रेजर, रेजर शेविंग रेजर, उसके अंडरगारमेंट्स और फूड और वाइन के क्रेट्स, केसेस मीन्स बॉक्सेस ऑफ फूड एंड वाइन, इतना सामान उसके कॉफिन के अंदर मिला था। After months of carefully recording the pharaoh's funerary treasures, Carter began investigating his three-nested coffin. अब वो एक ही कॉफिन नहीं था, तीन कॉफिन थे एक के अंदर एक, जिसमें वो टूट का मम्मी रखा गया था। तो एक आउटर कॉफिन था, उसके अंदर एक और फाइनली थर्ड कॉफिन जो था उसके अंदर उसकी मम्मी मिली थी। ओपनिंग द फर्स्ट, अब एक एक करके वो बता रहे हैं कि क्या क्या था। Opening the first, he found a shroud adorned with garlands of willow and olive leaves, wild celery, lotus petals, and cornflowers, the faded evidence of a burial in March or April. अब फर्स्ट कॉफिन जब खोला तो एक श्राउड, श्राउड मीन्स कवर, मतलब कफन, एक कफन मिला और जिसके ऊपर गार्लैंड्स थे, मालाएं थी, विलो और ऑलिव लीव्स की, ये ट्रीज हैं, और सेलरी, लोटस पेटल्स, कॉर्नफ्लावर्स, कई तरह के फ्लावर्स के उसमें पेटल्स थे और मालाएं थी। उससे ये गेस किया गया कि जो बरियल हुआ था, जो उसको दफनाया गया था, उसका मंथ कौन सा था, मार्च या अप्रैल। इसी तरह से काम करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं, वो फाइंड आउट करते हैं जब किसी
का डेथ का टाइम या गेस करते हैं, इसी तरह से जो सामान उनको मिलता है, उसी की कंडीशन को देखकर वो गेस करते हैं कि कब ये काम हुआ था। तो इससे ये पता लगा कि उसको जब टूट को बरी किया गया तब वो मार्च या अप्रैल का महीना था, क्योंकि ये जो फ्लावर्स थे, इनका सीज़न मार्च और अप्रैल का था। When he finally reached the mummy, though he ran into trouble, the ritual raisins had hardened, cementing Tut to the bottom of his solid gold coffin. No amount of legitimate force could move them, Carter wrote later. What was to be done? अब पहला कॉफिन में तो ये सब मिल गया फ्लावर्स। अब फाइनली जब थर्ड कॉफिन में वो पहुंचा और टूट की मम्मी को निकालने लगा कार्टर, तब एक दिक्कत आ गई कि जो रेजिन्स थे, जो सामान था और जो कुछ रेजिन होता है, एक ग्लूई सब्सटेंस, वैक्स लाइक सब्सटेंस, वो नीचे था, वो हार्ड हो गया था और उसकी वजह से उसकी जो मम्मी थी, वो कॉफ़िन की बेस पर स्टिक हो गई थी, चिपक गई थी, सीमेंट हो गई थी, अच्छी तरह से बिल्कुल फिक्स हो गई थी। और ये उसकी रिचनेस का यहीं से पता लगता है कि सॉलिड गोल्ड का कॉफ़िन था, पूरा का पूरा कॉफ़िन भी गोल्ड का था। तो यहीं से उनकी लग्ज़री और लग्ज़रियस लाइफ़ का पता लगता है किंग्स का। तो कार्टर ने ये भी लिखा है कि किसी भी कोई भी फ़ोर्स, हम कितनी भी फ़ोर्स हमने लगाई, मम्मी को वहाँ से उठाया नहीं जा पा रहा था, क्योंकि जो रेज़िन्स थे उन्होंने बिल्कुल उसको नीचे चिपका दिया था। तो व्हाट वाज़ टू बी डन? अब उसके बाद कार्टर ने बहुत एफर्ट करी कि कैसे उसको निकाला जाए। इस पर भी क्वेश्चन आता है आपको, यू हैव टू रीड इट वेरी केयरफुली। द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट एंड कार्टर ट्राइड टू यूज इट टू लूजन द रेजिन्स। अब सबसे पहले कार्टर ने सन का यूज किया, सनलाइट, जो इजिप्ट में बहुत तेज धूप पड़ती है, और कार्टर ने सोचा कि धूप की वजह से वो गर्म होकर और रेजिन्स जो हैं, वो वैक्स जो है वो मेल्ट हो जाएगी और मम्मी जो है वो लूज हो जाएगी। फॉर सेवरल आवर्स he set the mummy outside in blazing sunshine that heated it to 149 degrees Fahrenheit. अब कई घंटों तक उसने धूप में रख दिया उसको, कॉफिन को, कि शायद मम्मी जो है वो लूज हो जाए। नथिंग बज्ड, बज्ड मीन्स मूव्ड, कुछ भी मूव नहीं हो पाया। He reported with scientific detachment that the consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains. अब वो कार्टर लिखते हैं कि जो मटेरियल था उनके नीचे जो पड़ा था, मटेरियल उनके आसपास जो था, उसको लिटरली काटना पड़ा। चिज़ल्ड अवे मीन्स खुरचना पड़ा, लिटरली उसको काटना पड़ा। उनकी लिम्स, उनकी हाथ-पैर और ट्रंक, बॉडी, एब्डोमेन, उसको निकालने के लिए, तो मम्मी को निकालने के लिए सारे सामान को लिटरली काटना पड़ा। इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस। अब उसकी वजह से जब ये काटना पड़ा तो उसकी मम्मी भी डैमेज हुई। तो उसके लिए कार्टर को ही ब्लेम किया जाता है कि उसने मम्मी को डैमेज किया। लेकिन कार्टर अपने डिफेंस में ये बताते हैं, इफ ही हैड नॉट कट द मम्मी फ्री, thieves most certainly would have circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold. अब कार्टर लिखते हैं कि अगर मैंने मम्मी को काट कर नहीं निकाला होता, तो चोर जो हैं, वहाँ पे चोरों ने उसको, गार्ड्स को चकमा देकर, गार्ड्स को अवॉइड करके और मम्मी को फाड़ दिया होता, मम्मी को डिस्ट्रॉय कर दिया होता गोल्ड निकालने के लिए, क्योंकि कॉफिन में इतना सारा गोल्ड था। In Tut's time, the royals were fabulously wealthy, and they thought or hoped they could take their riches with them. अब यही कह रहे हैं कि उस टाइम पे जो किंग थे, जो रॉयल फैमिलीज थी, वो बहुत पैसा होता था उनके पास, और वो सोचते थे कि हम ये सारा पैसा अपनी आफ्टर लाइफ में, आफ्टर डेथ, हम अपने साथ ले जाएंगे। फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, किंग टुट वॉज लैविश्ड विद ग्लिटरिंग गुड्स। अब क्या क्या सामान उसके साथ रखा गया था कॉफिन में? प्रेशियस कॉलर्स, inlaid necklaces and bracelets, rings, amulets,
a ceremonial apron, sandals, sheaths for his fingers and toes, and the now iconic inner coffin and mask, all of pure gold. इतना सारा सामान गोल्ड का रखा गया था, बहुत कुछ. To separate Tut from his adornments, Carter's men removed the mummy's head and severed nearly every major joint. अब ये सब जब ये सारे जो ऑर्नामेंट्स थे इनको हटाने के लिए कार्टर के लोगों ने उसका मम्मी का हेड अलग से निकाला और उसके जितने भी बॉडी के जॉइंट्स थे, लिम्ब्स थी, हाथ पैर, उनको काटना पड़ा. सिवियर्ड मींस कट करना पड़ा मम्मी को निकालने के लिए. Once they had finished, they reassembled the remains on a layer of sand in a wooden box with padding that concealed the damage. The bed where Tut now rests. और पीसेस में बॉडी को निकालकर, पीसेस में मम्मी को निकालकर और उसको रीअसेंबल किया गया एक वुडन बॉक्स में सैंड के ऊपर. Archaeology has changed substantially in the intervening decades, focusing less on treasure and more on the fascinating details of life and intriguing mysteries of death. It also uses more sophisticated tools, including medical technology. In 1968, more than 40 years after Carter's discovery, an anatomy professor x-rayed the mummy and revealed a startling fact. Beneath the resin that cakes his chest, his breastbone and front ribs are missing. अब वो कह रहे हैं कि तब कार्टर ने तो बिल्कुल बेसिक इंस्ट्रूमेंट से बॉडी को निकाला था, लेकिन बाद में करीब 30-40 साल बाद मेडिकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई और उसके बाद एक्सरे वगैरह किया गया मम्मी का. तो बाद में एक एक्सरे में ये रिवील हुआ कि उसके चेस्ट के एक्सरे में ये रिवील हुआ कि उसकी ब्रेस्ट बोन और रिब्स, जो फ्रंट की रिब्स होती हैं, लंग्स के ऊपर जो बोन्स होती हैं, वो मिसिंग थी. दैट मीन्स कुछ सैबोटाज हुआ था, कुछ उसको हिट किया गया था, उसकी डेथ नेचुरल नहीं थी. Today, diagnostic imaging can be done with computed tomography or CT, by which hundreds of X-rays in cross-section are put together like slices of bread to create a three-dimensional virtual body. What more would a CT scan reveal of Tut than the X-ray? And could it answer two of the biggest questions still lingering about him? How did he die? And how old was he at the time of his death? वो कह रहे हैं कि CT स्कैन का एक मेन पर्पज यही था फाइंड आउट करने का कि उसका रीजन पता चले कि ऐसे डेथ हुई और उसकी एज कितनी थी जब उसकी डेथ हुई. King Tut's demise means death, was a big event, even by royal standards. He was the last of his family's line, and his funeral was the death rattle of a dynasty. But the particulars of his passing away and its aftermath are unclear. टुट जो था वो अपनी फैमिली का लास्ट हेयर था, लास्ट वारिस था और उसका जो डेथ थी वो दैट वाज अ बिग इवेंट. आमन होटेप, अब उसकी थोड़ा टुट की फैमिली हिस्ट्री बता रहे हैं इसमें. आमन होटेप 3, Tut's father or grandfather, was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the 18th dynasty's golden age. अब ये उसके grandfather या grandfather का नाम है Amenhotep III. His son Amenhotep IV succeeded him and initiated one of the strangest periods in the history of ancient Egypt. अब Amenhotep III जो थे उनका बेटा था Amenhotep IV, तो उसने आगे रूल किया. The new pharaoh promoted the worship of the Aten, the sun disk, changed his name to Akhenaten or servant of the Aten, and moved the religious capital from the old city of Thebes to the new city of Akhetaten, known now as Amarna. अब जो आमेनहोटेप 4 था, जो नया किंग था, उसने सन की पूजा की एक रिचुअल शुरू किया, रिवाज शुरू किया और उसने अपना नाम भी चेंज कर लिया, आखेनातेन कर लिया. दैट मीन्स द सर्वेंट ऑफ द आतेन. आतेन इज द सन डिस्क, सन का जो डिस्क है मेन. और उसने कैपिटल भी मूव कर ली अपनी. He further shocked the country by attacking Amun, a major god, smashing his images and closing his temples.
अब उसने जब सन की पूजा शुरू कर दी, तो उसने जो अभी तक जो एक बड़े गॉड हुआ करते थे आमन, उनकी पूजा बंद करवा दी, उनका वर्शिप बंद करवा दिया और सारे टेम्पल्स जो अभी तक आमन के थे, वो सारे बंद कर दिए और डिस्ट्रॉय कर दिए। It must have been a horrific time, said Ray Johnson, director of the University of Chicago's Research Center in Luxor, the site of ancient Thebes. The family that had ruled for centuries was coming to an end, and then Akhenaten went a little wacky. Wacky means crazy, pagal. तो वो कह रहे हैं कि जो हिस्टोरियंस हैं वो ये कहते हैं कि बड़ा टफ टाइम था, बहुत ही हॉरिबल टाइम था और जो इस फैमिली ने इतने सेंचुरीज तक, इतनी शताब्दियों तक रूल किया था, वो अब खत्म हो रही थी और खत्म होते होते एंड तक आते आते आखेनाटेन वेंट अ लिटिल क्रेजी. आफ्टर आखेनाटेन्स डेथ, a mysterious ruler named Smenkhare appeared briefly and exited with hardly a trace. अब उसके बाद एक अजीब सा रूलर आया और थोड़े टाइम के बाद ही वो चला गया. And then a very young Tutankhaten took the throne. King Tut, as he is widely known today. और उसके बाद बहुत ही यंग एज में तूतनखातेन ने ओवरटुक किया थ्रोन को, उसने शासन संभाला. The boy king soon changed his name to Tutankhamun, living image of Amun. उसने जो पहले गॉड होते थे आमन, उनका वर्शिप रिस्टोर किया, वापस उनकी पूजा शुरू करवाई और उसने अपना नाम भी टूटनखामन कर लिया. And oversaw a restoration of the old ways. He reigned for about 9 years and then died unexpectedly. उसने सिर्फ 9 साल तक राज किया और उसके बाद अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस में उसकी डेथ हो गई. Regardless of his fame and the speculations about his fate, Tut is one mummy among many in Egypt. How many? No one knows. The Egyptian Mummy Project, which began in inventory in late 2003, has recorded almost 600 so far and is still counting. तो अभी तक इजिप्ट में around 600 mummies मिल चुकी हैं और अभी और भी मिल रही हैं. The next phase, scanning the mummies with a portable CT machine donated by the National Geographic Society and Siemens, its manufacturer. King Tut is one of the first mummies to be scanned in death as in life, moving regally ahead of his countrymen. तो तुट की मम्मी जो है वो पहली मम्मी थी जो स्कैन की जा रही है. A CT machine scanned the mummy head to toe, creating 1700 digital X-ray images in cross-section. Tut's head, scanned in 0.62 millimeter slices to register its intricate structures, takes on eerie detail in the resulting image. With Tut's entire body similarly recorded, a team of specialists in radiology, forensics, and anatomy began to probe the secrets that the winged goddesses of a gilded burial shrine protected for so long. तो उसकी जो फेस का, उसका हेड का स्कैनिंग की गई और उसके बाद पूरी बॉडी की स्कैनिंग की गई ताकि फाइंड आउट किया जा सके क्या क्या इंजरीज हैं, क्या रीजन हो सकता है उसकी डेथ का. The night of the scan, workmen carried Tut from the tomb in his box. Like pallbearers, they climbed a ramp and a flight of stairs into the swirling sand outside, then rose on a hydraulic lift into the trailer that held the scanner. अब जिस रात को स्कैन होना था, जो कारीगर थे, वर्कमैन थे, वो टूट की मम्मी को टूम से बॉक्स में लेकर आए और लाइक पॉल बियरर्स होते हैं जो कंधे पे जैसे पालकी उठाते हैं, तो वो एक रैंप पे चढ़कर और स्टेयर्स में चढ़कर वहां पर लेकर आए उसको जहां पर स्कैनर था. 20 minutes later, two men emerged, sprinted for an office nearby, and returned with a pair of white plastic fans. The $1 million scanner had quit because of sand in a cooler fan. Curse of the Pharaoh, joked the guard nervously. अब थोड़ी देर बाद ही 20 मिनट्स के बाद ही दो आदमी निकले और भागकर ऑफिस में जाकर एक छोटा फैन लेकर आए. अब
क्यों लेकर आए? क्योंकि वो कह रहे हैं कि स्कैनर में जो फैन था, वो बंद हो गया था, वो जैम हो गया था बिकॉज़ ऑफ सैंड। और एक गार्ड जो है वो मज़ाक में कह रहा था, दिस इज़ द कर्स ऑफ द फ़राओ, कि ये ज़रूर फ़राओ का श्राप है कि स्कैनर भी जैम हो गया। Eventually, the substitute fans worked well enough to finish the procedure. After checking that no data had been lost, the technicians turned Tut over to the workmen who carried him back to his tomb. Less than 3 hours after he was removed from his coffin, the pharaoh again rested in peace where the funerary priests had laid him so long ago. अब उसके बाद जो सब्स्टिट्यूट फैन लेकर आए थे वो ठीक चला और फिर स्कैनिंग हो गई पूरी। और स्कैनिंग होने के बाद उसको टूट की मम्मी को वापस उसके टोम में भेज दिया गया। और 3 घंटे करीब 3 घंटे का टाइम लगा था इस सब में। और फिर उसके बाद उसको मम्मी को फिर से उसी कॉफिन में डालकर रख दिया गया। Back in the trailer, a technician pulled up astonishing images of Tut on a computer screen. A grey head took shape from a scattering of pixels, and the technician spun and tilted it in every direction. Neck vertebrae appeared as clearly as in an anatomy class. Other images revealed a hand, several views of the rib cage, and a transection of the skull. But for now, the pressure was off. Sitting back in his chair, Zahi Hawass smiled, visibly relieved that nothing had gone seriously wrong. I didn't sleep last night, not for a second, he said. I was so worried, but now I think I will go and sleep. अब ये सारी इमेजेस बताई जा रही हैं कि उसके सीटी स्कैन में क्या क्या नजर आया। इस पर भी क्वेश्चन आता है कई बार। अ ग्रे हेड, उनका हेड नजर आया अच्छे से और उसमें नेक वर्टेब्रे नेक बोन्स नजर आई। उसके बाद और इमेजेस थी उसमें हैंड नजर आया और सेवरल व्यूज ऑफ द रिब केज एंड अ ट्रांजैक्शन ऑफ द स्कल। स्कल का भी एक एक्सरे स्कैन था। By the time we left the trailer, descending metal stairs to the sandy ground, the wind had stopped. अब जैसे ही मम्मी को वापस रख दिया गया, wind जो थी, हवाएं जो थी, वो चलनी बंद हो गई। Again, people got some superstitious. The winter air lay cold and still like death itself in this valley of the departed. Just above the entrance to Tut's tomb stood Orion, the constellation that the ancient Egyptians knew as the soul of Osiris, the god of the afterlife, watching over the boy king. अब वो कह रहे हैं, बता रहे हैं कि जहां पे टुट का टूम था, जस्ट उसकी एंट्रेंस के ऊपर ही ओरियन कॉन्स्टलेशन बनी हुई थी स्काई में, क्योंकि इट इज अ विंटर कॉन्स्टलेशन। आपने कॉन्स्टलेशन के बारे में जरूर पढ़ा है साइंस में। इट्स अ ग्रुप ऑफ स्टार्स एंड ओरियन इज ड्यूरिंग द विंटर्स। सो उस टाइम पे विंटर का सीजन था, तो उस टाइम ओरियन कॉन्स्टलेशन बनी हुई थी स्काई में। सो इजिप्शियंस उसको, ओरियन को, एज द सोल ऑफ ओसिरिस, द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, आफ्टर लाइफ के जो गॉड हैं ओसिरिस, उसकी सोल मानते थे। तो वो ये समझ रहे थे कि ये जो कॉन्स्टलेशन है, ये उस बॉय किंग के टोम की को प्रोटेक्ट कर रही है, वॉच कर रही है ऊपर से। So they Egyptians are generally superstitious, so they are connecting all the things together. So that's all about it. Thank you so much.